Welcome to Filler Farm channel. तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसके बारे में आपको अपडेट किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख जाएंगे ये पीजीटी टीजीटी और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी 9 बजे। सीटेट बैच शुरू हो चुका 15 अगस्त से और सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास 9 बजे रहेंगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल कोर्स करवाया जाएगा इसमें आपको। ठीक है, पूरे अच्छे से हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। प्लीज स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए जल्दी से और चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर वो आ गए हैं। तो आज हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है आज हम उसके बारे में करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से एक्टिव हो जाइए। तो in a country, people are engaged in many kinds of work. There are many ways to earn money. These ways can be organized into various sectors. ठीक है? Further, the sectors of Indian economy, how it is made, how good these sectors are going, and what the merits and demerits of these sectors are. तो आज हम जो हमारा जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है और इनमें क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हमारा आज का जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है और आपका जो ये कंसेप्ट है आज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। तो आज हम इन सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसका जीडीपी में कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है। तो देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? द प्राइमरी सेक्टर इज व्हेन वी मेक ए प्रोडक्ट बाय extracting and collecting natural resources. When we make a product by using natural resources, it includes farming, forestry, hunting, fishing, and mining are a few examples. Okay, so primary sectors includes farming, forestry, hunting, फिशिंग एंड माइनिंग। इसको हिंदी में देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र तब होता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों को निकालने और इकट्ठा करके उससे एक कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें खेती, वानिकी, शिकार करना, मछली पकड़ना और जो है खानों से कोयला वगैरह निकालना, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पर लोग जो है काम में लगे होते हैं और उनसे उनको जो है अर्निंग होती है। तो ये है आपका प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें पूछा जाता है एग्जाम्स में कि प्राइमरी सेक्टर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, शिकार करना, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं।
इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल्स को शामिल किया जाता है। रॉ मटेरियल्स आपके हो गए, लकड़ी हो गए, ठीक है, कॉटन हो गया, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। फिशिंग, शिकार करना, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिससे कि प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर 3 सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 जो है सेक्टर्स होते हैं, उन पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, तो secondary sector it includes operations that include the transformation of natural goods into new forms through various manufacturing process। तो इसमें जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उससे एक नए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। लकड़ी है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, वो रॉ मटेरियल होता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उस प्रोडक्ट से, कच्चे माल से जब एक कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है तो हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। जैसे आफ्टर प्राइमरी स्कूल इट्स टाइम टू गो ऑन टू द सेकेंडरी स्कूल, इन दिस केस सम प्रोडक्शन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ओके, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अनदर नेम फॉर इट। सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो दूसरा नाम है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। For example, we spin yarn and make cloth from the cotton fibers। तो इसका ये एग्जाम्पल है। तो इसमें हमें एक स्पाइन यार्न की आवश्यकता होती है कपड़ा को बनाने के लिए। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में है इस तरीके से जो है कपड़ा जो वो बनाया जाता है इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। शुगर और गुड़ इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग शुगर केन एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट्स। मतलब सेकेंडरी सेक्टर्स में जो क्या है रॉ मटेरियल का यूज करके जब प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो शुगर और गुड़ इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग शुगर केन एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो यहाँ जो शुगर केन है ये रॉ मटेरियल्स है और इसका यूज करके हम यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं शुगर, ये तैयार किया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। ओके कोली, गुड मॉर्निंग कोली। कोली आज आप बहुत टाइम के बाद क्लास ज्वाइन कर रही हैं, आपने शायद दिल्ली सल्तनत के क्लासेस मिस की हैं। बेटा रेगुलर रहोगे तो आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी सेक्टर है। अब इसका हिंदी में देखते हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से है। बेटा पहले ही बता रही हूँ, जो आपके ये एग्जाम है पीआरटी, टीजीटी है, पीजीटी है, सीटेट है, ये सभी का फोकस रहता है एनसीईआरटी के जो कंटेंट पे। तो हमने मेरा पूरा प्रयत्न है कि वहीं से मैंने ये कंटेंट तैयार किया, नोट्स तैयार किया आपके लिए। आप इसको अपना नोट इट डाउन कर लेना। तो सेकेंडरी सेक्टर ये हिंदी में, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें वे ऑपरेशन शामिल है जिनमें विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुओं को नए रूपों में बदलना शामिल है। प्राकृतिक वस्तुओं को एक नए रूप में बदलना शामिल होता है। जैसे हम प्राथमिक विद्यालय के बाद माध्यमिक विद्यालय में जाने का समय आ जाता है, उसी प्रकार ऐसा होता है। इस मामले में कुछ उत्पादन चरणों की आवश्यकता होती है। औद्योगिक क्षेत्र इसका दूसरा नाम है। जो ये सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको द्वितीय हिंदी में सेकेंडरी सेक्टर कह लो या द्वितीय क्षेत्र कह लो, इसमें क्या है औद्योगिक क्षेत्र भी इसका दूसरा नाम है। उदाहरण के लिए हम सूत काटते हैं और पौधे के सूती रेशे से कपड़ा बनाते हैं, तो इसमें ये प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें जो है प्राकृतिक जो वस्तु है वो
हमारा क्या है, सूती रेशे हैं और हम इसमें सूत काटते हैं, स्पाइन यार्न करते हैं और कपड़ा बना देते हैं। तो इसमें ये जो ऑपरेशंस किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने की। गन्ने का मूल घटक के रूप में उपयोग करके चीनी या गुड़ का उत्पादन किया जाता है। तो गन्ने ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है गन्ना, और इससे हम क्या चीनी और गुड़ तैयार किया जाता है। ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है तो मेरी कोई भी क्लास को मिस नहीं कीजिए, आप रेगुलर हो जाइए, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को अगर क्लियर करना है तो उसके लिए रेगुलरिटी बहुत आवश्यक चीज होती है। अगर आप क्लासेस मिस करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी क्लास मिस ना रहे। अगर आप कभी लाइव नहीं आ पाते हैं तो आप जो बाद में भी क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। और अभी आज मैं जो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक करवा रही हूँ कि ये जो इकोनॉमिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। लास्ट में हम इसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप कंटेंट आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, तो लास्ट में मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर आप वो क्वेश्चंस के आंसर दे पाए तो समझ लेना कि आपको कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में सर्विस, जो भी हमारा सर्विस सेक्टर होता है उसमें तृतीय क्षेत्र आता है। देखो, प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाली गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बेसिकली जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसमें जो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं उसमें उसको ही तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्रियाएं अपने आप में एक अच्छा उत्पादन नहीं होता है इसमें, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं, ठीक है। इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे शिक्षक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ। तो शिक्षक है, डॉक्टर है, आपका इलाज कर रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। धोबी है, आपके कपड़े धो रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। नाई है, आपके बाल काट रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। मोची है, आपके जूते ठीक कर रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। वकील है, आपके केस लड़ रहा है, वो आपको सर्विस देता है। कॉल सेंटर है, वो आपकी मदद करता है, वो भी एक प्रकार की सर्विस तृतीय क्षेत्र में आता है। सॉफ्टवेयर आईटी जो कंपनियां हैं आपका कुछ काम करती हैं तो और सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, तो ये सभी तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इसको टर्शियरी भी कहते हैं इंग्लिश में, तृतीय क्षेत्र को। तो जितनी भी सर्विस हम किसी को प्रोवाइड करते, चाहे डॉक्टर है, शिक्षक है, तो उसको हम तृतीय क्षेत्र में इंक्लूड करते हैं। तो सर्विस जो प्राइमरी सेक्टर में भी काम आती है, सेकेंडरी सेक्टर में भी सर्विस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब हम इंग्लिश में देखते हैं। तृतीय क्षेत्र जो हमें अभी हमने हिंदी में आपने देखा, उसको समझा, हिंदी में आपने तृतीय क्षेत्र को पढ़ा। तृतीय क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो एक्टिविटीज दैट एड इन द ग्रोथ ऑफ द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी sector. These actions don't generate a good in of itself, but they help or support the production process. So tertiary sector helps the production process. This is important, friends. They help. So this sector helps in the production process. It's also known as the service sectors. तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेक्टर को ही हम क्या है, टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। टीचर्स
doctors, washermen, barbers, cobblers, lawyers, call centers, software businesses, and so on are some examples of the tertiary sectors. ये तीनों सेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को समझा दिया है। अदिति गुड मॉर्निंग, आपके कहने पर ही आज मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू किया है। ठीक है, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अदिति कोहली रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो ये, तो इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते। तीन सेक्टर के बारे में अभी आपने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसको इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट रहेगा। आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। मेरी लाइव क्लास रेगुलर मंडे टू सैटरडे होती है, 9 बजे होती है। टाइमिंग भी याद रखो और डेज भी याद रखो, और इसमें आपको पूरा फुल कोर्स करवाया जाएगा। पूरा जितना भी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफिक, पॉलिटिकल साइंस से जितने और हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे और पूरा कंटेंट आपको जो है कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ रेगुलर रहना और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और एक कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो हाउ इज द tertiary sector different from other sectors? Illustrate with a few examples. So let's understand this sector with few examples. So activities that help in the development of the primary. So these are activities that help in the development of the primary and the secondary sectors are called tertiary activities, and other name is service sector. These activities are different from the primary and secondary sector activities. These activities don't produce a good, but they are an aid or support for the production process. Goods that are produced in primary sector would need to be transported by trucks and trains and then sold in wholesale and retail shops. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो गुड्स बनाती है, गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट वो बनाती हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रक से भी हो सकता है, ट्रेन से भी हो सकता है। तो ये हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ये हमारा टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। तो जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है, उसको रिटेल शॉप तक पहुंचाने के लिए हम जिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं वो एक्टिविटीज क्या है, वो आपकी टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये तीनों सेक्टर के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। अब इसी को हिंदी में देखते हैं। वे गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं तर्कीब गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक है, ये गतिविधियां प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों की गतिविधियों से बिल्कुल अलग हैं। ये गतिविधियां अपने आप में कोई उत्पादन, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाती। जो आपका जो है टर्शियरी सेक्टर है, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, ये इसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है। तो आपको यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इसमें जो है किस प्रकार से ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से आपका जो ये टर्शियरी सेक्टर है किस प्रकार से अलग है, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता देती हैं। इसमें आप उदाहरण देखिए,
प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित माल को ट्रकों या ट्रेनों द्वारा ले जाने और फिर थोक और खुदरा दुकानों में बेचने की आवश्यकता होगी। तो इस जो ये प्रोडक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, इसको आप जो है ट्रेन और ट्रकों के जरिए आप कहाँ लेके जाओगे, आप लेके जाओगे इसको जो है रिटेल शॉप में लेके जाते हैं। तो इस सर्विस को ही आप क्या कहेंगे, तृतीयक गतिविधियां कहेंगे। ओके, किसी स्टूडेंट्स को अगर 3 सेक्टर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो वो कोई बात नहीं, आगे भी जैसे जैसे हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड शॉपकीपर्स कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर्स। तो मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या आ जाएंगी, या आपकी आ जाएंगी टर्शियरी सेक्टर में। They don't produce goods but play a very important role in selling and bringing those goods to the market. Okay? तो ये परिवहन सुविधाएं और दुकानदार तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे माल का उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन उन सामानों को बाजार में बेचने और लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज हेल्पफुल। ठीक है, तो हम क्यों क्लासिफिकेशन किया गया है कि लोग अलग अलग प्रकार के जो है व्यवसाय से जुड़े होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो हम उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में क्यों उनको डिवाइड किया गया है। तो हम जानेंगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये गवर्नमेंट को की आवश्यकता होती है ताकि वो जान सके कि किस क्षेत्र में जो है लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, किस क्षेत्र से जो है देश की आर्थिक विकास ज्यादा हो सकता है। तो गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है तो आर्थिक नीतियां बनाने में, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं। तो वो इन सेक्टर्स का पर स्टडी करती है कि प्राइमरी सेक्टर पे कहाँ पर जो है कमियां हैं, जब हम उसको दूर कर सकते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सेकेंडरी क्षेत्र की मेरिट्स और डीमेरिट्स का पता लगाते हैं कि यहाँ कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है, टर्शियरी सेक्टर्स में किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसको, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारा कंटेंट रहेगा। तो देखिए, it provides information on how and where the people of the country are employed। मतलब कौन सा सेक्टर जो है लोगों को रोजगार ज्यादा देता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इन 2000 की बात कर रहे हैं, द स्पेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वाज अबाउट 60% मोर देन अदर सेक्टर्स। देखो 2000 की बात कर रही है, टाइम पीरियड को भी ध्यान देने की बात है कि 2000 में क्या था, प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, फिशिंग आता है। तो यहाँ पर जो लोगों को रोजगार मिल रहा था वो जो हमारे बाकी के सेक्टर हैं उनसे ज्यादा मिल रहा था, 60% मिल रहा था यहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर। ठीक है, तो ये जानने में गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है, इसलिए इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए चेंजेस आते रहते हैं इन तीनों सेक्टर्स में। क्या चेंजेस, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर्स में ही लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है। धीरे धीरे जो है किस प्रकार से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस प्रकार से जो है चेंजेस आते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्लास में।
तो मैं पॉइंट हाईलाइट करती हूँ, इसके साथ सही रहता है। इफ द tertiary sector is developing much faster than the primary sector, then it implies that the agriculture is depleting and the government must take measures to rectify this. इसका मतलब ये है, टैरिशरी सेक्टर मतलब जो जिसमें सर्विस सेक्टर है उसका विकास ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो प्राइमरी सेक्टर में जो है डेप्लीटिंग कुछ नुकसान हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को, तो गवर्नमेंट को उसको सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर की किसान क्या वजह है कि जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है उसको जो है नुकसान हो रहा है, खेती ज्यादा नहीं कर पा रहा है किसान। क्या वजह, क्या किसानों को पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्या उनके पास जमीन नहीं है? तो ये रीजन पता करने के लिए ही इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। The knowledge that the agriculture profession is becoming unpopular. देखिए आप कोई भी जो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहता, खेती अब कोई भी नहीं करना चाहता, सभी टीचर बनना चाहते हैं और टीचर आप भी टीचर बनना चाहोगे, तो ये किस में आता है टीचर बनना? ये आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है, तो इसलिए अनपॉपुलर हो रहा है। और रिग्रेसिव कैन ओनली कम इफ वी नो विच सेक्टर इट्स बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में और जो टीचर बनना आ रहा है ये टर्शियरी सेक्टर में आता है। It also helps in ascertaining as to which sector of economic activity contributes more or less to the country's GDP and per capita income. तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा सेक्टर है जो देश के आर्थिक विकास में ज्यादा योगदान दे रहा है। देखो आजादी से पहले और आजादी के कुछ समय बाद तक, जो 2000 तक की हम बात करें, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर में लोगों को रोजगार मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो है 2013 के बाद सिचुएशन बदलती है और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर में लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है। टीचर, डॉक्टर ये लोग ज्यादा बनना पसंद करते हैं। कृषि प्राइमरी सेक्टर पर इतना रोजगार देने में अब जो है वो असमर्थ होता जा रहा है। तो इन 3 सेक्टर से गवर्नमेंट को पता चलता है कि कंट्री की जो जीडीपी में कितना इन्वॉल्वमेंट, किसका योगदान ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम की देश की जो है प्रति व्यक्ति आय किससे बढ़ रही है, किस सेक्टर का किसमें योगदान ज्यादा है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ही इसको पढ़ना जरूरी है। It provides us the information about the progress in different sectors. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी, ताकि हम जान सके कि कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है। For example, the importance of the tertiary sector has increased due to various factors, need for basic service and the coming of IT services. जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, आज इसका विकास ज्यादा हो रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज हमें सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है, आईटी सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर रहा है। और है ना, हमारी ये तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ होना तीनों में ही जरूरी है, क्योंकि अगर तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ होगी तो ही हमारे देश जो है डेवलप्ड कंट्री बनेगा, नहीं तो हमारा कंट्री विकासशील ही रहेगा। इसलिए इन तीनों सेक्टर्स पर जोर दिया जाता है कि हमारी एग्रीकल्चर भी ग्रो करे, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में प्रोडक्ट बनते हैं ना जो हम डेली यूज करते हैं, शैम्पू, तेल, ये हमारा सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जो हमारा थर्ड सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है, इसमें हमारा सर्विसेज आती है। तो इन तीनों सेक्टर्स का विकास करना हमारे देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है इन तीनों सेक्टर्स का जो है ध्यान में रख के ही अपनी जो है वो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करती है और इकोनॉमिक
को बढ़ावा मिले, इसलिए पॉलिसी बनाती रहती है टाइम टू टाइम पर। In the view of above factors, it is necessary to classify economic activities into three sectors. That's why हम इनको classify कर रहे हैं for smooth economic administration and development. ठीक है, ताकि हमारे देश का आर्थिक विकास में इन तीनों सेक्टर्स का विकास जरूरी है। सिर्फ टीचर सभी लोग टीचर बन जाएंगे तो भी देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग खेती नहीं करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में लोग नहीं जाएंगे, खेती नहीं करेंगे तो हमें क्या है, अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा, हमें अनाज का निर्यात करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, तो उससे हमारा लॉस होगा। तो इसलिए इनको तीन सेक्टर्स में बांटा गया है कि प्राइमरी सेक्टर्स में क्या है, कौन कौन से जो है प्रोफेशन आते हैं। एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में कौन सा प्रोफेशन आता है, सेकेंडरी में कौन सा आता है और टर्शियरी सेक्टर में कौन सा प्रोफेशन आता है। आई होप अभी स्टूडेंट्स को तीनों सेक्टर की अच्छे से समझ हो गई है और इनको क्यों अलग अलग सेक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है ये भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के माध्यम से एक बार किए गए उत्पादन के योग को, मतलब इन तीनों सेक्टर से जो उत्पादन के योग को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। प्रोडक्शन, प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट कृषि अनाज पैदा हुआ, दूसरे में अनाज से जो डबल रोटियां बनाई, जो भी प्रोडक्ट है उनका टोटल प्रोडक्शन के जो टोटल को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में उसको जाना जाता है। तो तीनों सेक्टर से जो टोटल प्रोडक्शन होता है, तीनों सेक्टर से जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रों से इन सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में गिना जाएगा। ठीक है, सभी वस्तुओं का मूल्य इनमें गिना जाएगा। और जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसकल संख्या से किसी भी मूल्यह्रास को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ, यहाँ पर हम जो है टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये टोटल प्रोडक्शन को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को काउंट करना उसको शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इस जो हमारी ये जो इस स्लाइड से आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, जीडीपी क्या है और किस प्रकार से इस तीनों सेक्टर्स जो प्रोडक्शन करते हैं किस प्रकार से वो उसमें काउंट किया जाता है। देखो, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद होता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द टोटल या सम ऑफ द आउटपुट दैट इज डन थ्रू प्राइमरी, secondary and tertiary activities is known as the gross domestic product। जो टोटल प्रोडक्शन होता है हमारे तीनों सेक्टर्स का उसको ग्रोस का नाम दे दिया जाता है। और आगे आप देखोगे नेट किसको कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा था द वैल्यू ऑफ ऑल दिस फाइनल गुड्स फ्रॉम ऑल थ्री सेक्टर्स। मतलब हम संख्या नहीं देखते हैं कि हमने कितने क्विंटल गेहूं पैदा किया प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सोर्स में हमने कि 2 लाख प्रोडक्ट तैयार कर दिए, और उसमें सर्विस सेक्टर्स में कि एक अध्यापक ने 2000 बच्चों को पढ़ाया। हम उनके नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम टोटल जो है टोटल प्रोडक्शन हम देखते हैं जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, लेकिन हम जब
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो हम उसकी कीमत देखते हैं कि हमने तीनों सेक्टरों से कितना प्रोडक्शन, कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन किया है, कितनी उसकी कीमत का प्रोडक्शन हमने किया है इस साल। कि हमने 2022 में देखेंगे कि हमारे तीनों सेक्टर्स ने मिलकर कितनी कीमत का जो है वो प्रोडक्शन किया है, उसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हिंदी में शुद्ध सकल उत्पाद बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, the value of all of these final goods from would be counted into the gross. When we talk about the net domestic product, we eliminate a depreciation from the gross number to get the net product. Okay? तो ये होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में जो है हमारा डिफरेंस होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में जो है तीनों सेक्टर मिलकर कितना टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं उसको काउंट किया जाता है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसको डेप्रिशिएशन घाटे को हटाकर कि कितनी कीमत का माल का उत्पादन हमने, यहाँ सिर्फ वैल्यू की बात की जाती है, उसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आ गया है तो वो चैट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि उनको यहाँ तक जो है 3 सेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया है। अब हम मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मनरेगा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया था, ये 2005 में लाया गया था। तो हम मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 सेक्टर्स पढ़े जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो 2005 में महात्मा, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसकी आप इसकी फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये रूरल से जुड़ी हुई है, गांव के विकास से, रूरल रोजगार गारंटी से। वाज एनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करते। कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं मनरेगा जो है किसके अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको है ना कंसेप्ट को अच्छे से समझना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन अबाउट, और इसको दूसरा नाम राइट टू वर्क भी कहा जाता है, राइट टू वर्क, कि सभी लोगों को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। और ये शुरू किया गया था 625 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। 2005 में देश भर के लगभग 625 जिलों में काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा मनरेगा अधिनियम पारित किया गया था 2005 में 2005 में। तो इसका जो टाइम पीरियड भी नोट करना है आपको, और इसकी फुल फॉर्म क्या है मनरेगा की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध ग्रामीण रोजगार से है। ये भी आपको पॉइंट समझना है। शहरी रोजगार की बात नहीं कर रही, जो शहरों में रह रहे हैं उसके एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रामीण रोजगार गारंटी है उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारी गांव में रहने वाली जनसंख्या है उसको रोजगार देने वाले की बात हम यहाँ कर रहे हैं।
पटक एक सेकंड में हाईलाइट कर देते हैं पॉइंट। तो इट इज प्राइमरली यूज्ड बाय पर्सन हु लिव इन रूरल एरियाज। तो ये जो मनरेगा है ये किसके लिए है मनरेगा? ये है हमारे रूरल एरियाज के गांव के लोगों के लिए। Who are able and willing to work every year, the मनरेगा gives at least 100 days of work to rural households that volunteer to conduct unskilled work। तो यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो काम करने में सक्षम हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो मनरेगा क्या करता है? मनरेगा हर साल उन ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का काम देता है। तो इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है जो खुद अकुशल काम करने के लिए, जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, तो वो मनरेगा से जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है, 100 दिन का काम उनको दिया जाता है। यानी जो मजदूर लोग होते हैं ना गांव में रहने वाले, उनको 100 दिन का काम मनरेगा के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैंने वो हाईलाइट किया है कि 100 दिन का काम इसमें दिया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट्स क्लास को बीच में छोड़ के कभी भी नहीं जाना है, लास्ट तक देखो क्लास को, क्योंकि पूरा ही मेरी जो पूरी क्लास होती है एंड तक उसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी इसको पूरा देखो एंड तक, तभी आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा, अब पूरा क्लास देखोगे उतना ही ज्यादा आपके इस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी होती जाएगी। यहाँ हम अभी इसको अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी समझ रहे कि हमने हमारे अंदर क्या वीकनेस है इस कंसेप्ट को लेकर, तो वो आपके जो डाउट्स है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो अभी आपने मनरेगा के बारे में पढ़ा। मनरेगा क्या है, 2005 में आई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, 625 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। जो है गांव में रहने वाले मजदूर लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता है इसमें, जो स्वेच्छा से करने चाहते हैं। इसमें जो अनस्किल्ड वर्क होता है ना, जैसे मजदूर घर वगैरह बनाने का, वो शामिल होता है इसमें। तो गांव में रहने वाला कोई भी जो है वो मनरेगा दफ्तर में जाके वहां पर काम मांग सकता है कि मुझे 100 दिन के लिए काम दीजिए। तो इस प्रकार से मनरेगा की इम्पोर्टेंस है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसी को काम करने का अधिकार भी कहा जाता है। तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ हाईलाइट कर लेती हूँ तो वो इम्पोर्टेंट्स है। तो मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी भारतीय नागरिक के लिए खुली है, यानी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में डिफरेंस होता है। मनरेगा अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण समुदाय को सड़क, कुएं, तालाब जैसे दीर्घकालिक संपत्ति भी देना है। The Manrega scheme is open to any Indian citizen over the age of 18 who lives in a rural area. Another goal of the Manrega Act is to give rural communities long-term assets such as roads, wells and ponds. मतलब गांव में सड़कों कुओं का भी अच्छे से जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस्तेमाल कर सके, यहाँ पर इनका भी निर्माण किया जाएगा। तो मनरेगा का हमने डिस्कस किया अभी। If the government fails to produce jobs, the people will be forced to rely on unemployment benefits. It is implemented without the use of contractors or agents in ग्राम पंचायत। अगर सरकार नौकरियों का उत्पादन करने में सफल नहीं होती है तो लोग बेरोजगारी लाभ पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होंगे। वो होता है ना, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी अगर सरकार उनको काम नहीं देगी 100 दिन के लिए, तो वो जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है उनको, उन पर लोग ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। इसे ग्राम पंचायतों में एजेंट के उपयोग के बिना लागू किया जाता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे बेरोजगार भत्ते की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा दबाव पड़ेगा, लोग बेरोजगार भत्ता में खुद को रजिस्टर करेंगे कि वो तो कुछ काम है नहीं करने को। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, उनको गारंटी देती है कि उनको काम करने का अधिकार है, दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। तो जो ये मनरेगा है, एड्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द विलेज एनवायरमेंट, द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल जो वीमेन है, द प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। तो इसका फायदा क्या, उससे क्या क्या होगा मनरेगा से गांव में, तो उसके तो हम उसका जो है यहाँ पर देखते हैं उसको। एक सेकंड, स्लाइड चेंज हो गई, एक सेकंड। तो मनरेगा के जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मनरेगा से क्या फायदा होगा, वो इस स्लाइड में मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। So this adds in the preservation of the village environment, the empowerment of the rural women, the promotion of social equality, the reduction of the migration to the urban regions, the provision of essential services, among other things. So this are the benefits which will be provided by मनरेगा to the rural people. यह कानून गांव के पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, शहरी क्षेत्रों में प्रवास को कम करता है और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में सहायता देता है। कि ग्रामीण महिलाएं हैं जो, उनको क्या है, रोजगार, काम दिया जाएगा, काम करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी, उसको सशक्तिकरण कहा जाता है। तो इसके ये बेनिफिट्स है मनरेगा के, ठीक है। और सामाजिक समानता बढ़ेगी, लोग जो है अमीर गरीब के बीच भेदभाव समाप्त होगा, लोगों में समानता की भावना पैदा करनी है, ठीक है। और लोग गांव को छोड़कर शहरों में ना जाकर बसे, शहर की आबादी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, इसलिए मनरेगा का एक्ट को 2005 में लाया गया था। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जहां वस्तुओं को बनाते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी में, वहां ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अभी आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। मैं इसको एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी अच्छे से कि डिफरेंट जो ऑपरेशंस मतलब कि जब हम किसी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जब हम किसी एक्टिविटीज का, सेलिंग एक्टिविटीज या बाइंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं, तो उसमें या किसी का प्रोडक्शन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो ये सभी हमारा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स में एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे गए हैं। तो और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो सके, वो कंसेप्ट ही क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप इजिली उसको अच्छे से अटेंड कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर दोज दैट प्रोवाइड फिक्स्ड एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वर्क फॉर ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू देयर एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर मोटिवेशन एंड क्वालिफिकेशंस। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया आपका, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आप एम्प्लॉइज हैं, उसमें आपको क्या है, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, आप सरकारी टीचर बन गए, गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर हो, आपको सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता है। अच्छा, आपको आपके काम के घंटे निश्चित हो गए कि आपको 8 घंटे ही पढ़ाना है।
आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो आप जॉब प्राप्त करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। आप रिटेल सेक्टर में आप जो सेल्स पर्सन का काम कर रही है, मॉल में काम कर रहे हो आप, या बिग बाजार में एम्प्लॉइज हो, या आप जो है कंपनीज में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। दिस इंडस्ट्री अधीर टू द गवर्नमेंट्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। ये जितनी भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की जो नियम बनाती हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो है काम करती हैं। एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव जॉब सिक्योरिटी। तो जो यहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट सेक्टर में आप डॉक्टर है, टीचर्स हैं, आप किसी कंपनी में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करती है, रेगुलेशंस को फॉलो करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, HCL कंपनियां, तो इसमें क्या होगा, आपको जॉब सिक्योरिटी है जहां पर ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। मतलब आपके यहाँ पर काम के घंटे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके काम के घंटे निश्चित होता है, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपको जॉब दी जाती है। तो ये चीजें आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड होती है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं और कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या यहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब दी जाती है, वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में शामिल होता है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए शब्द यूज होता है संगठित क्षेत्र। ओके, तो इसको आप संगठित क्षेत्र कहते हैं। वे जो अपने कर्मचारियों को उनकी प्रेरणा और योग्यता के आधार पर रोजगार के साथ साथ सीमित समय के लिए काम प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये जो उद्योग होते हैं सरकार के मानदंडों और नियमों का पालन करते हैं और कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो आपका संगठित क्षेत्र में आता है। संचालन के मामले में विभिन्न क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र में यहाँ पर आपको रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, काम के घंटे निश्चित किए जाते हैं संगठित क्षेत्र में। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखिए, द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गवर्नमेंट का है वो या तो होता नहीं है या फिर थोड़ा बहुत ही कंट्रोल होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, और लेकिन जो होता है ना, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी, नहीं होती है एज दोज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ तो सेम लेवल की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ओवर टाइम इज नॉट कंपनसेटेड एनीवे, ठीक है। आप यहाँ ओवर टाइम करते हो तो उसको कंपनसेटेड नहीं किया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। गवर्नमेंट का लिटिल कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है या होता ही नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये किराने की दुकान हम खोल लेते हैं ना, ये जनरल स्टोर, कोई भी फैमिली अपने घर में एक स्टोर दुकान खोल लेती है, किराना की जनरल स्टोर ओपन कर लेती है। तो वो ओपन करने के लिए ना तो गवर्नमेंट से परमिशन लेती है, ना ही उसको टैक्स पे करती है। तो और उसमें क्या है, अगर वो टाइम भी करेगा तो भी उसको उतना ही उसका बिजनेस चलेगा। तो और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है कि उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे एक रेहड़ी वाला, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अन सेक्टर में जैसे एक सब्जी बेच रहा है रेहड़ी पर रखकर, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है। उसमें वो ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है और वो गवर्नमेंट के नियम को वो फॉलो नहीं करता है। तो ये आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। और जो सब्जी वाला रेहड़ी पर अपना सामान बेचता है, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं करता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किया जाता है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अलग करते हैं। असंगठित क्षेत्र, ऐसा लगता है कि सरकार का असंगठित क्षेत्र बहुत कम प्रभाव है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास
संगठित क्षेत्र के समान स्तर की नौकरी की सुरक्षा नहीं है। ओवर टाइम काम की भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हिंदी में असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। अब आता है डिफरेंट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसको हम ओनरशिप के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं हम। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स मोस्ट assets and it's responsible for all services in the public sectors. The public sector's goal isn't only to make money. तो यहाँ गवर्नमेंट का मकसद केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। पब्लिक को जो सर्विस दी जानी है, इस जनता जो रोड का इस्तेमाल करती है और वो सर्विस गवर्नमेंट देती है कि अच्छी सड़कें जनता को प्रोवाइड करे, तो वो सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली एक सर्विस का प्रकार है। Its main goal is to benefit the general population. The public sectors includes railways and post offices. Railways and post office हैं, ये एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के। इन पर जो है गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है रेलवेज और पोस्ट ऑफिस पर। और जो होते हैं ना नेशनल बैंक होते हैं, SBI बैंक है, इन सभी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और इनका इस्तेमाल केवल जो जनरल पब्लिक है उसके फायदे के लिए किया जाना है। इसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम स्वामित्व के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र, इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सरकार अधिकांश संपत्तियों को नियंत्रित करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी सेवाओं के लिए जिम्मेवार होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी सड़क का इस्तेमाल करना हो गया, ठीक है, तो ये आपकी सेवा है जिसको सभी जनता, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग एक समान अधिकार है उनका इनका इस्तेमाल करने का, ठीक है। ये आपका रेलवे, डाकघर आपका सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो एसेट, जो प्रॉपर्टी होती है, सर्विस होती है, डिलीवर आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर जो सर्विस दी जाएगी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, कॉर्पोरेशंस के हाथ में होती है। प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, Tata Iron and Steel Company Limited and Reliance Industry Limited are two privately held companies. Okay, तो RIL की फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये है प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। ये जो सर्विस लोगों को देंगे बदले में उससे चार्ज लेती हैं और इनका मकसद मुनाफा कमाना होता है। तो ये हो गया निजी क्षेत्र में जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, जो सेवा वितरण की जाती है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होती है। लाभ निजी क्षेत्र की गतिविधि के लिए प्राथमिक प्रेरक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी और जो रिलायंस है ये प्राइवेट कंपनियां, ये निजी क्षेत्र में आती हैं। तो हमारा ये की पॉइंट्स है कि एग्रीकल्चर होता है वो प्राइमरी सेक्टर्स में आता है और इसके जो मेन पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ फटाफट से। और जो है 17% जो है अब इसका GDP में कंट्रीब्यूट करती है ये। और एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दे रही है, मतलब 53% जो रोजगार है लोगों को वो किससे मिल रहा है, वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है। 53% जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, ठीक है। ये उसका हिंदी में है। आप वीडियो को पॉज करके इनके पॉइंट बना लेना। फिर जो सेकंड है इंडस्ट्री सेक्टर आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गया, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आ गया, कंस्ट्रक्शन यूनिट्स आ गई। और इसमें जो है ये GDP में इसका कुछ कुल योगदान 29% है।
ओके। और औद्योगिक क्षेत्र, इसलिए हिंदी में है, 29% जो है इसका योगदान है जीडीपी में। और जो हमारा तीसरे क्षेत्र है ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में 53%। ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर में जो आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर, टीचर्स, ट्रेड, होटल्स, डिफेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, IT services are included in tertiary sectors। अब है हमारा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे, आपको उनके आंसर बताने हैं। तो देयर इज अ फैमिली विद, एग्जांपल के साथ सपोज कीजिए 10 वर्कर्स, there is a family with 10 workers. The family owns a land which requires the labor of only 5 workers. But if all the 10 members start working in the same field, the remaining 5 will come under disguised unemployment. The efforts of these 5 will bring no output to the family. Disguised unemployment or hidden employment is a form of unemployment. तो जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जिसमें इन विच पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड व्हेन दे आर एक्चुअली नॉट। तो इसमें आपको हिंदी में इसका मतलब समझा देती हूँ कि एक परिवार के पास एक जमीन है और परिवार के सदस्यों की संख्या 10 है, लेकिन उसमें सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें पूरी फैमिली 10-10 से काम करने लग जाते हैं, लेकिन 5 लोगों को ही उससे जो है रोजगार मिलेगा। 5 लोग लग तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, उनको उनसे कोई भी रोजगार नहीं मिलता है। तो इसी को हुई परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जिसमें किसी एक काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां 10 लोग काम कर रहे हैं। वो 5 लोगों को देखने में लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड हैं, कि वो किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 5 लोग बेरोजगार हैं। तो इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब ये MCQ क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे। प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज द एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। तो आप बताइए कौन से सेक्टर में है ये? आपके जो नेचुरल प्रोसेस से प्रोडक्ट को उत्पादन किया जाता है, चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं कि तो इसका राइट आंसर है वो आपका है प्राइमरी। तो राइट आंसर इज हियर प्राइमरी। ओके। तो इसका राइट आंसर प्राइमरी, टिक कर लीजिए प्राइमरी। तो प्रोडक्शन कमोडिटी जिसमें नेचुरल प्रोसेस के जरिए प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन 2003 में कितना है? तो ये है ऑप्शन बी 50% to 60%। तो जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसका 2003 में जीडीपी में योगदान कितना था? 50 to 60% था। इसका बी राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होता है उसको हम ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस के बेसिस के आधार पर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। तो हम वी क्लासिफाइड सेक्टर्स इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके।
तो आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हो जाइए, रेगुलर मेरी क्लास अटेंड कीजिए। आज आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल देकर भी समझाया है कि किस प्रकार से। अब मैंने ये 3 क्वेश्चन जो लास्ट में पूछे हैं, अगर आप इनका आंसर देने में कैपेबल हो तो आप समझ लेना कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप तीन लास्ट में जो मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आप इनका आंसर नहीं दे पाए हैं तो समझ लेना कि अभी आपको एक बार फिर से इस क्लास को फिर से देखना है। एक बार फिर से देखिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो फिर से इस लाइव क्लास को देखिए, फिर से इसको देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने खुद से नोट्स बनाइए, अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखिए। ओके, आप की पॉइंट्स लिखकर अपने नोट्स बना सकते हैं और आपका ये कंसेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो कल मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर 9 बजे। बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए और क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लेटफॉर्म चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टूडेंट्स जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी उनके डाउट्स हैं। वो हम नेक्स्ट कल जो हमारी लाइव क्लास 9 बजे होगी उसमें आप सभी के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।